हे गाइस, वेलकम टू स्टडी मोटो पे आपका स्वागत है। और डेली करंट अफेयर सेशन की इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे 31 जुलाई के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन हियर विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू ए जॉइंट स्टडी बाय गूगल, नास्कॉम and think tank IC Rear. Okay, how much percent can we then increase in India's GDP by the adoption of artificial intelligence in one unit? Okay, अभी एक रिसेंटली जो है स्टडी करी है गूगल नास्कॉम ने जॉइंटली, और उन्होंने उसमें स्टडी में उन्होंने पाया है कि इंडिया अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसको अडोप्ट करता है अच्छे से, ओके, तो इंडिया की जो जीडीपी है वो कितने परसेंट से इंक्रीज कर जाएगी इन द इमीडिएट बेसिस। ओके, तो ये स्टडी करी है गूगल एंड नास्कॉम ने। अकॉर्डिंग टू देम, इंडियाज जीडीपी विल इंक्रीज बाय 2.5% ऑन द इमीडिएट बेसिस इफ यू अडोप्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। इंडिया की जीडीपी 2.5% से जो है बढ़ जाएगी इफ वी इंक्रीज द कंट्रीज इन द इमीडिएट टर्म। ओके, a study by Google, IT industry body NASSCOM, and the think tanker IC Rearer revealed 1 unit increase in artificial intelligence intensity by Indian firms can result in 2.5% increase in the India's GDP. तो ये करी है स्टडी और सर्वे बाय द गूगल एंड NASSCOM. Next question is, the government plans to increase the fund allocation of education sector -% of the GDP. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है इस साल 2020 की। ओके, 21st सेंचुरी की पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया पहले आई थी 1986 के अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ओके, 34 ईयर्स के बाद अब जाके आई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सेवरल चेंजेस इसमें किए गए हैं। HRD मिनिस्ट्री का नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया इस, और MPhil के प्रोग्राम को हटा दिया गया है। अभी जो है एक और जो चर्चा का विषय है वो ये है कि इंडिया जो है इंक्रीज करेगा फंड एलोकेशन टू द एजुकेशन सेक्टर बाय 6% ऑफ द जीडीपी। इंडिया जो है अपनी जीडीपी का 6% हिस्सा जो है एजुकेशन सेक्टर पे जो है खर्च करेगा। ये है गवर्नमेंट के प्लान्स अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ओके, 21st सेंचुरीज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ओके, दिस वाज अनाउंस्ड बाय द यूनियन एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग प्रकाश जावड़ेकर। HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल, उनका नाम, उनकी जो मिनिस्ट्री वो बदल के करती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, तो 6% ऑफ टोटल जीडीपी का जो फंड एलोकेशन है वो हम एजुकेशन सेक्टर में करेंगे। ये है इसके अकॉर्डिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग। ओके, तो इन सेवरल चेंजेस को रिकमेंड करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसके हेड थे के कस्तूरी रंजन, फॉर्मर इसरो चीफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, recently the union government has issued a certificate of GI registration for saffron grown in. Okay, तो अभी रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने जो है GI टैग रजिस्ट्रेशन जो है इशू करी है, उसका सर्टिफिकेट सेफ्रॉन के लिए, सेफ्रॉन यानी केसर के लिए। ओके, तो ये किस राज्य, किस सिटी, किस देश, किसके लिए जो है ये GI टैग मिला है? तो सेफ्रॉन के लिए GI टैग मिला है कश्मीर को। ओके, J&K कश्मीर, यहाँ होती है सैफरन केसर, इसके लिए मिला है GI टैग फॉर द सैफरन। द यूनियन गवर्नमेंट हैज इशूड अ सर्टिफिकेट ऑफ GI रजिस्ट्रेशन फॉर द सैफरन ग्रोन इन द कश्मीर वैली। ओके, विद द GI टैग कश्मीर सैफरन विल रिक्वायर मोर प्रोमिनेंस इन द एक्सपोर्ट मार्केट एंड वुड हेल्प द फार्मर गेट अ बेटर रिम्यूनरेटिव प्राइस। ओके, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है सैफरन ऑफ कश्मीर। So GI tag is a geographical indication, is a sign used on the product that has specific geographical origin and possesses qualities or reputation that are due to that origin. Okay, so that's why GI tag दिया जाता है ताकि in the foreign market और export के अंदर जो है ये help कर सके। Next question is, Great Prophet 14 is the military exercise conducted by which country? Great Prophet 14 ये किस देश की मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसे अभी रिसेंटली हेल्ड करा गया? ओके, ये इन बिटवीन दो कंट्रीज के बीच में एक्सरसाइज नहीं है, एक देश ने अपने अंदर ही जो है खुद से जो है एक मिलिट्री एक्सरसाइज करी, उसका नाम है ग्रेट प्रॉफिट 14। तो ये करी है ईरान ने। ओके, ईरान इज द कंट्री है, इसने जो है हेल्ड करी है ग्रेट प्रॉफिट 14 मिलिट्री एक्सरसाइज। ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स IRGC, a paramilitary force, launched an underground ballistic missile from the depth of the earth for the first time in a completely camouflaged way during the last day of Great Prophet 14. कोड नेम था इसका पैगंबर आजम 14, ग्रेट मिलिट्री एक्सरसाइज नियर गल्फ बॉर्डर्स। तो ईरान ने अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज करी है जिसका नाम है ग्रेट प्रॉफिट 14, जिसका नाम है, तो ये करी है ईरान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
हु हैज़ बिकम नंबर वन ऑलराउंडर इन लेटेस्ट आईसीसी टेस्ट रैंकिंग 2020। तो आईसीसी ने जो है अपनी लेटेस्ट टेस्ट रैंकिंग जारी करी है, उसमें आपको बताना है कि नंबर वन ऑलराउंडर कौन बना है। 5 ऑप्शन यू गोट: हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, बेन स्टोक्स, जैसन होल्डर, पैट कमिंस। ओके, नंबर वन रैंक होल्डर इज बेन स्टोक्स। बेन स्टोक बने हैं नंबर वन ऑलराउंडर इन द टेस्ट क्रिकेट। एंड दूसरे नंबर पे हैं जेसन होल्डर। एंड थर्ड नंबर पे है इंडिया के रविंद्र जडेजा, सॉरी। तीसरे पे है इंडिया के रविंद्र जडेजा। ओके, बेन स्टोक बने हैं नंबर वन ऑलराउंडर इन द टेस्ट रैंकिंग। दूसरे पे हैं जेसन होल्डर एंड थर्ड नंबर पे हैं रविंद्र जडेजा। और रविंद्र जडेजा को अभी रिसेंटली जो है विजडन मैगजीन ने जो है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ 21st सेंचुरी भी जो है का अवार्ड जो है इन्हें दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज: recently after the changes in the FDI norms on the civil aviation, NRIs can own %% stake of Air India। अभी जो है FDI norms in the civil aviation के सेक्टर में जो है बदलाव किए गए, उसके तहत जो NRIs है, नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडियन, वो है एयर इंडिया जो कि एविएशन मिनिस्ट्री एयर इंडिया में जो है कितने परसेंट स्टेक जो है खरीद सकते हैं। 4 ऑप्शन यू गोट: 100%, 90%, 60%, 20%। ओके, 50% तो पहले ही था, अब भी हो गया 100%। जो NRIs हैं वो एयर इंडिया में जो है 100% जो है स्टॉक जो है खरीद सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं अप टू 100%। इट विल परमिट नॉन रेजिडेंट इंडियन नेशनल्स टू ओन 100% stake of Air India. Last month, the government of the third time extended the deadline for the bid for the Air India actually. Next question is: Yamuna River originate at actually scene here is that Air India का चक्कर ये चल रहा है कि it's going थ्रू द बैड टाइम। एयर इंडिया चली है बैड टाइम से पहले ही, बिफोर कोविड। अभी कोविड के बाद तो इसका और बुरा हाल हो चुका है। ओके, तो इंडिया जो है इसको, भारत की सरकार जो है इसकी डिस इन्वेस्टमेंट कर रही है एयर इंडिया की। ओके, ताकि इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, तो उसके लिए जो है इन्होंने जो है इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नॉर्म्स में जो है बदलाव करा है, ताकि जो इंडियन ओरिजिन के पर्सन है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियन सिटीजन है, वो 100% स्टेक जो है एयर इंडिया में जो है खरीद सकते हैं। इंडिया एक बेसिकली भारत की सरकार एयर इंडिया में जो है डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, उसके पर्पस के तहत जो है ये नॉर्म्स में बदलाव किया गया है, एफडीआई नॉर्म्स में जो है बदलाव करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज: यमुना रिवर ओरिजिनेट्स एट विच स्टेट। यमुना रिवर किस राज्य से जो है निकलती है, ये आपको बताना है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, मेघालय। यमुना रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम उत्तराखंड। यमुना रिवर जो है उत्तराखंड से निकलती है। ओके, it originates from the Yamunotri Glacier near Bandarpush peaks in the Mussoorie range of the lower Himalayas in the उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ओके, तो बंदरपूश पीक्स वहाँ से, यमुनोत्री ग्लेशियर है बंदरपूश पीक के निकट, वहाँ से निकलती है यमुनोत्री। अभी ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली हाई लेवल ऑफ अमोनिया इन द यमुना रिवर हैज़ बीन डिटेक्टेड इन दिल्ली विच लेड टू द डिस्ट्रप्शन ऑफ द वाटर सप्लाई इन द दिल्ली। अभी जो है जो दिल्ली के अंदर जब यमुना पहुँचती है तो इसमें अमोनिया कंटेंट जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। परमिजिबल कंटेंट ऑफ अमोनिया इज 0.5 पार्ट्स पर मिलियन। अब पर दिल्ली के अंदर जो अमोनिया का कंटेंट है यमुना के अंदर वो है 3 पार्ट्स पर मिलियन। ओके, तो दैट्स वाई हाई लेवल ऑफ अमोनिया जो है यमुना के अंदर जो है पाया गया है इन द दिल्ली, तो दैट्स वाई यमुना इज इन द न्यूज़। और ये निकलती है उत्तराखंड से, यमुनोत्री ग्लेशियर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज: इंडिया हैज़ प्लान टू बिल्ड ए सोलर पावर पार्क इन विच कंट्री। इंडिया जो है किस देश के अंदर जो है सोलर पावर पार्क जो है बनाएगा, ये आपको बताना है। अभी रिसेंटली इंडिया ने जो है मॉरिशस के अंदर वहाँ की सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग जो है बनाई थी। हमने अफगानिस्तान के अंदर जो है लाइब्रेरीज बनाई है, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग वहाँ भी बनाई है। अभी जो है इंडिया सोलर पावर पार्क लगाने जा रहा है अपनी नेबरिंग कंट्री श्रीलंका के अंदर, ताकि जो है टाइप्स जो है देश के अंदर जो है बने रहें। तो श्रीलंका के अंदर जो है इंडिया जो है सोलर पावर पार्क जो है बनाने जा रहा है। इंडिया प्लान्स टू बिल्ड ए सोलर पावर पार्क इन श्रीलंका एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी टू प्रोजेक्ट इट्स प्रेजेंस इन द इंडियन ओशन रीजन amid Chinese attempt to lure nations into its Belt and Road initiatives। तो इंडिया जो है सोलर पावर पार्क जो है बनाने जा रहा है श्रीलंका के अंदर। अभी इंडिया जो अपनी नेबरिंग स्टेट्स में जो है काफ़ी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है। हमने मॉरिशस की अभी सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग बनाई है। अभी हम बांग्लादेश के अंदर जो है जेओ माता काली टेम्पल, उसका जो है उसमें जो है कंस्ट्रक्शन में हेल्प कर रहे हैं। अफगानिस्तान में हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सो दैट्स वाई हियर इंडिया इज गोइंग टू प्लांट सोलर पावर प्लांट पार्क इन श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज:
who has been appointed as the head of an expert appraisal committee formed by the environmental ministry that deals with the violation of environmental rules. अभी जो है environmental ministry ने एक कमेटी गठित करी है किसके ऊपर, violation of environmental rules के ऊपर उनको कम करने के लिए जो है कमेटी गठित करी है. ओके, एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी. आपको ये बताना है कि उस कमेटी के हेड किसे बनाया गया है. फॉर ऑप्शन यू गोट अनिल कुमार झा, विक्रम कुमार शाह, ऋषि पुराण एंड मुकुल सांगी. द राइट ऑप्शन इज अनिल कुमार झा. अनिल कुमार जी बने हैं एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के हेड. ओके, तो ये मिनिस्ट्री बनाई है एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने और ये डील करेगी वायलेशन ऑफ एनवायरमेंटल रूल्स. जैसे एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस लाने के लिए के कस्तूरी रंजन कमेटी बनी थी और यहाँ पे इन्वायरमेंटल के अंदर वायलेशन जो रूल्स की जो वायलेशन होती है उनके अंदर चेंजेस लाने के लिए अनिल कुमार झा कमेटी जो है बनाई गई है. अनिल कुमार जी जो है ये प्रेजेंट में है चेयरमैन ऑफ कोल इंडिया के चेयरमैन है अनिल कुमार झा और इनके अंदर देख रेख के इन चेयरमैन बनाया गया है इस कमेटी का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वरुण श्रीधर हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ विच बैंक. वरुण श्रीधर को किस बैंक सीईओ का किसका बनाया गया, ये क्वेश्चन एक्चुअली. वरुण श्रीधर सीईओ बने हैं पेटीएम मनी के. पेटीएम मनी के 197 कम्युनिकेशन इसकी पेरेंट कंपनी है और पेटीएम मनी के फाउंडर बने हैं सीईओ बने हैं वरुण श्रीधर. ओके, पेटीएम जो फाउंड करी थी विजय शेखर शर्मा और इनकी जो पेरेंट कंपनी है पेटीएम की वो 197 कम्युनिकेशन और फाउंड हुई थी अगस्त 2010 के अंदर. हेडक्वार्टर है इसके नोएडा के अंदर पेटीएम. ओके, so that's all for today. Thank you for watching. Like, share and subscribe for the more updated videos.